हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड़। हम बूस्टर डोज फाइनल रिवीजन में ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। बूस्टर डोज फाइनल रिवीजन नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद एग्जाम भी होने वाला है, तो ये फाइनल डोज है और इसमें हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाती है। इसमें हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें एनोड कॉपर का होता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। एनोड जिंक का होता है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। कैथोड कॉपर का होता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। सांड ब्रिज बनाने के लिए यू आकार की कांच की नली में KCl या KNO3 को अगार अगार पेस्ट के साथ मिश्रित करके भर लेते हैं, उसके आगे रुई की डांट लगा देते हैं। एनोड पर अब ऑक्सीकरण होता है, एनोड ऋणावेशित होता है जबकि कैथोड धनावेशित होता है। ऑक्सीकरण के कारण जो एनोड है इस पर जिंक धातु ऑक्सीकृत होकर जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाती है। कैथोड पर अब चेंज होता है तो कॉपर जो विलयन में घुले हुए हैं +2 के रूप में ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु देता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है इलेक्ट्रॉन, जबकि धारा का प्रवाह उल्टा होता है, यानी कैथोड से एनोड की ओर। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है। इस सेल को हम वैद्युत रासायनिक सेल की जगह वैद्युत अपघटनी सेल भी बना सकते हैं। यदि हम बाह्य विभव 1.10 वोल्ट से अधिक लगा दें तो ये सेल वैद्युत अपघटनी सेल बन जाता है। एनोड पर होने वाले विक्रिया को एनोड अर्ध विक्रिया या ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और कैथोड पर होने वाले विक्रिया को कैथोड अर्ध विक्रिया या अपचयन अर्ध विक्रिया कहते हैं। दोनों रिएक्शन को जोड़ने पर प्राप्त अभिक्रिया को संपूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इस पर रिएक्शंस भी आ सकती है, इसका डायग्राम भी आ सकता है, आप ध्यान रखें। तो देखो अगला हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इसके साथ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर है, मैं एक बार लिख देता हूं कुछ टॉपिक। विद्युत वाहक बल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर है प्रतिरोध से मिलते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता। चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव और कोल राउस का नियम।
यहां तक हम लेते हैं, बाकी बाद में कंसीडर करते हैं। कोलराउस का नियम। तो देखो, पहला है इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और आयनों के मध्य आवेशों के पृथक्करण के कारण, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और आयनों के मध्य आवेश के पृथक्करण के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 298 केल्विन टेम्परेचर व 1 एटीएम दाब पर इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो देखो वापस बता रहा हूं, किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ व आयनों के मध्य आवेशों का पृथक्करण होता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। विद्युत वाहक बल, किसी सेल के कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये जो है ये होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो हम अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से ही ज्ञात है तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से ही पता होता है उसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसमें एक कांच की नली में प्लेटिनम का तार सील किया होता है, जिसके आगे प्लेटिनम ब्लेक का लेपन होता है। यहाँ किसका लेपन होता है? प्लेटिनम ब्लेक का। इस कांच की नली को दूसरी कांच की नली में, देखो डायग्राम अच्छे से बना देता हूं आपको। इसमें एक कांच की नली में प्लेटिनम का तार सील किया होता है, जिसके आगे प्लेटिनम ब्लेक की पन्नी होती है। इस नली को दूसरी नली में, ये भी कांच की नली होती है, फिट किया जाता है, जिसमें उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये एक विशेष प्रकार के विलयन में डूबा होता है। ये होता है 1M HCl विलयन। यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये कनेक्टिंग वायर होता है, ये प्लेटिनम तार है और ये क्या है? प्लेटिनम ब्लेक की पन्नी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल तैयार करते हैं, फिर उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उस इलेक्ट्रोड के संदर्भ में ऑक्सीकरण भी होता है, उसके संदर्भ में अपचयन भी होता है। ये डिपेंड करता है कि लिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, विभिन्न धातुओं और अधातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसमें जो टॉप पर होता है वो लिथियम है और जो बॉटम पर होता है वो होता है फ्लोरीन और मिडिल में होता है हाइड्रोजन। ऊपर जो है इसका ऑक्सीकरण होता है और नीचे जो है इसका क्या होता है? अपचयन। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अपचयन करेगा, यानी ये अपचयक है, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, तो क्या होगा? ऑक्सीकारक। इस श्रेणी में जो ऊपर है उसका ऑक्सीकरण होगा, नीचे वाला का अपचयन होगा। ऊपर वाला ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, नीचे वाला ऊपर वाला अपचयक की तरह कार्य करेगा, नीचे वाला ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है, लेकिन नीचे वाले जितने भी धातु और अधातु है ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम अभिक्रिया के होने की संभावना का पता लगा सकते हैं, ऑक्सीकारक अपचयक क्षमता का भी पता लगा सकते हैं। अब देखो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, मौल्य चालकता, इसको मैं यहां लेता हूं। किसी चालक तार का प्रतिरोध
उसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक और आएगा स्थिरांक रो। आर प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। आर जो है इसका मात्रक होता है ओम, और आर का जो व्युत्क्रम है 1/r ये होता है सी। सी क्या है? चालकत्व। और चालकत्व का मात्रक हो जाएगा इसका विपरीत ओम इनवर्स, जिसको हम सीमेंस भी बोलते हैं। ऐसे ही जो रो है ये है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर या सीमेंस ओम सेंटीमीटर या सीमेंस इनवर्स सेंटीमीटर। और इसका जो व्युत्क्रम है 1/रो वो होता है विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट चालकत्व को और क्या बोलते हैं? चालकता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केपा से। तो इसका ओम सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। तो चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब देखो मोलर चालकता क्या होती है? एक मोल वैद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन सी या लैम्डा m इक्वल टू केपा इंटू 1000 हम क्या कर सकते हैं v। v क्या है? विलयन का आयतन, और c क्या है? सांद्रता मोल प्रति लीटर में। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही कैसे हो जाएगा? देखो इसका है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स और ये है मोल प्रति लीटर। तो मोल ऊपर आएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, प्रति लीटर ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और ये से कट जाएगा सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर प्राप्त आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। और इसका मात्रक हो जाएगा सेम यही है ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स यानी तुल्यांक इनवर्स। अब देखो चालकता में मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो देखो चालकता जो है वो तनुता बढ़ाने पर घटती है, जबकि मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। क्योंकि तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, इसीलिए चालकता घटती है। लेकिन मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि मोलर चालकता होती है लैम्डा इक्वल टू केपा इंटू वी। के का मान घटता है तनुता के साथ, लेकिन वी का मान बढ़ता है। के मान के कमी की तुलना में वी का मान अधिक बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन परबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर कम बढ़ती है, क्योंकि परबल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं, अतः तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयनों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल घटने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, इसीलिए अल्पवर्ती होती है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होते, अतः तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, इसीलिए मोलर चालकता भी बढ़ती है। परबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m और रूट c के मध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ परबल वैद्युत अपघट्यों के लिए स्टेट आता है, इसको जैसे आगे बढ़ाया जाए तो ग्राफ जहां कट करता है वही होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ग्राफ ऐसा आता है और इस ग्राफ द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, तो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? कोलराउस के नियम से। कोलराउस के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी यदि हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता सोडियम क्लोराइड की ज्ञात करना चाहें तो हम जोड़ेंगे सोडियम की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस क्लोराइड की। MgCl2 की ज्ञात करनी है
तो हम कहेंगे अनंत अनुता पर मोलर चालकता मैग्नीशियम की प्लस 2 गुणा अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्लोराइड की। यदि हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता एल्यूमिनियम क्लोराइड की ज्ञात करना चाहें तो हम कहेंगे अनंत अनुता पर मोलर चालकता एल्यूमिनियम की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्लोरीन की इंटू टी। इस पर न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं। तो जो मान दिए गए हैं फॉर्मूले की सहायता से, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड की पूछी गई है तो मैग्नीशियम का मान में ऐड करना है क्लोरीन का मान, लेकिन क्योंकि क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन के मान को 2 से गुणा करना है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2 अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 3 जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल बनता है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, यानी लैम्डा एम नोड ज्ञात करना। जैसे मान लो क्वेश्चन में हमें सोडियम एसीटेट की दे रखी होती है, हमें NaCl की दे रखी होती है, हमें HCl की दे रखी होती है और हमें पूछता है एसिटिक एसिड की। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। तो हमें क्या करना है, जिसकी ज्ञात करनी है ये जो आयन जिसमें मौजूद है उनको जोड़ दो। जैसे इसमें एसीटेट है और इसमें क्या है HCl, तो सोडियम एसीटेट और HCl को तो जोड़ दो और इसमें से NaCl की वैल्यू घटा दो। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब हम इससे आगे वाले जो टॉपिक है उनको कंसीडर करते हैं। रिवीजन फाइनल है, इसीलिए मैं रिवीजन फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम चैप्टर को मैं फाइनल रिवीजन करवा सकूं ताकि बच्चे इसको एक बार देखें तो उनको हेल्प हो। आगे जो अपने टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। एक बार नोट कर देता हूं। ठीक है, फिर है विद्युत अपघटनी सेल, इसके बाद है अपने सेल या बैटरी। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम है। फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती Q, तो W बराबर हो जाएगा ZQ बराबर हो जाएगा ZIT, या I धारा एम्पियर में, T समय सेकंड में और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। फैराडे का दूसरा विद्युत अपघटन का नियम कहता है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के या तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी जो W1 है वो बराबर हो जाएगी तुल्यांकी भार E1 और W2 बराबर हो जाएगी E2। विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाना होता है उसे विद्युत अपघटनी टैंक में लिया जाता है। जैसे इसमें हम ले लेते हैं, मान लो गलित NaCl। इन इलेक्ट्रोड को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। प्लस वाला एनोड और माइनस वाला कैथोड होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाते हैं। जैसे Na+ है ये जाएगा कैथोड पर, Cl- जाएगा एनोड पर, और कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद विद्युत अपघट्य की प्रकृति और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सेल या बैटरियां क्या होती है, ये गैल्वेनिक सेल है जो सेल या बैटरियां गैल्वेनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये
जो बैटरियां हैं, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक सेल। वे सेल जिसमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो, जिसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुष्क सेल, ड्राई सेल, जिसको हम पेंसिल सेल भी बोलते हैं। इस सेल में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसके चारों ओर ये क्या है, कैथोड प्लस वाला, जिंक का आवरण एनोड होता है माइनस वाला। यहां भरा होता है मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन का पेस्ट, और यहां भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। इसमें जो एनोड पर रिएक्शन होती है, एनोड पर जिंक धातु ऑक्सीकृत होकर जिंक +2 देती है, और कैथोड पर मैग्नीज ऑक्साइड अमोनियम आयनों के साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयित होकर देता है अमोनिया और साथ में Mn2O3। ये गुणा कर लो 2 से, तो ये में ऑक्सीजन हो गए 4, 3 और एक इसमें ऐड कर लो H2O। इसको गुणा कर लो 2 से, इसको 2 से, हाइड्रोजन 6, 8 और ये। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगी, Zn + 2MnO2 + 2NH4 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Zn + 2 + 2NH3 + Mn2O3 और + H2O। इस सेल में अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय प्रकृति के कारण या संसारण प्रकृति के कारण जब सेल को काम में नहीं लेते हैं तो भी सेल में छेद हो जाते हैं। इसे छेद से बचाने के लिए इसके चारों ओर पतली धातु की चादर लगा देते हैं, जिसे लीक प्रूफ सेल कहते हैं। अगला जो सेल है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। इस सेल का उपयोग घड़ी, कैलकुलेटर, खिलौनों, साथ ही साथ स्वर्ण यंत्रों, कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के स्वर्ण यंत्रों में भी मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा अपना है वो है द्वितीयक सेल। वह सेल जिसमें धारा का प्रवाह उत्क्रमणीय हो, अर्थात जिनको डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और इसका अच्छा एग्जांपल है सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल में लेड स्टेबिन मिश्र धातुओं के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, और इसके लिए जो एनोड होता है, एनोड में AsB Pb मिश्र धातु की जाली में भर देते हैं लेड, और कैथोड के लिए इस जाली में हम भर देते हैं लेड ऑक्साइड। वैद्युत अपघट्य के रूप में 38% H2SO4 का उपयोग करते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होगी, जो एनोड होता है इस पर जो Pb है ये ऑक्सीकृत हो जाता है Pb+2 पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये Pb+2 जो है ये H2SO4 के सल्फेट आयन लेगा और बना लेगा PbSO4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ रिएक्शन हो जाएगी Pb + SO4 - 2, ये देगा PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, जो लेड ऑक्साइड है ये H+ आयन जो मिलेंगे कहां से, H2SO4 से, और सल्फेट आयन से रिएक्शन करके बनाएगा लेड सल्फेट, और साथ में क्या बनाएगा H2O। बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन 4। अब देखो ये रिएक्शन कहां होती है, ये रिएक्शन होती है एनोड पर, ये रिएक्शन होती है कैथोड पर, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए क्या होगा, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी काम आएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो देखो Pb + PbO2 + 4H+ 2SO4 बना लेंगे 2H2SO4, PbSO4 2PbSO4 और 2 बन जाएंगे जल के अणु। ये हो जाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, लेकिन ये सीसा संचयक सेल की डिस्चार्जिंग अभिक्रिया है।
अगर हम इसकी चार्जिंग अभिक्रिया लिखना चाहें तब उस कंडीशन में एनोड हो जाएगा कैथोड और कैथोड क्या हो जाएगा एनोड, और ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। ये कब होगा? जब हम इसकी चार्जिंग रिएक्शन लिखेंगे। अगला जो सेल है वो है ईंधन सेल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ईंधन, वह सेल जो ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा के रूप में किया गया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसमें टाइटेनियम व ग्रेफाइट के 6 रंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्थात उनमें छेद होता है। डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड हैं, यहां से जो जल बनता है उसके निकासी के लिए है। ये मान लो एनोड है, तो यहां से कौन सी गैस डालेंगे हम? हाइड्रोजन। ये अगर कैथोड है तो यहां से कौन सी गैस डालेंगे? ऑक्सीजन। ये क्या है? कैथोड। विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें हम भरते हैं सारे KOH। देखो रिएक्शन कैसे होगी? एनोड जो है हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन लेगा। मैंने डिटेल से समझा ये कैसे होगा, चला जाएगा वाटर में। बैलेंस करने के लिए देखो, इसको कर लेते हैं 2 से गुणा, इसको कर लेते हैं 2 से गुणा। कैथोड होता है ऑक्सीजन का, ये वाटर ग्रेड करके देता है हाइड्रोक्साइड आयन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करते हैं ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोक्साइड 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ये 2H2 प्लस ये 4OH, 2 को 2 से गुणा करें 4OH कट जाएगा, तो 2H2 प्लस O2, 2 जल के अणु, ये 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो 4 में से कितना रहेंगे? 2, तो 2H2O। ये ईंधन सेल की संपूर्ण सेल और एनोड कैथोड अभिक्रियाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। ईंधन सेल में हम हाइड्रोजन के स्थान पर ईंधन के रूप में मेथेन, एथेन और प्रोपेन का उपयोग भी कर सकते हैं। एक टॉपिक और रह गया है संचारण, वो ले लेते हैं, जिससे पता लास्ट हो। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर चैप्टर को मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर दूं तो बेटर रहेगा। अगला है संसारण। धातुओं का वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आकर अवांछित यौगिकों में बदलना संसारण कहलाता है। संसारण के कारण लोहे पर भूरे रंग की परत, कॉपर पर हरे रंग की परत और सिल्वर यानी चांदी पर काले रंग की परत का निर्माण होता है। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब लोहे पर जंग लगता है तो वहां एक छोटे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। लोहे पर जब जंग लगता है तो एनोड पर क्या होता है? जो Fe धातु है ये Fe+2 में ऑक्सीकृत हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है। कैथोड पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जल का अणु देते हैं। बैलेंस कर लेते हैं, ये 4H+, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। जब इनको जोड़ेंगे तो इसको करेंगे 2 से गुणा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Fe+2 प्लस 2H2O। ये लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया है। अब जो Fe+2 आयन है ये वाटर ग्रेड करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Fe2O3, और ये Fe2O3 है, ये जल के X अणु ग्रहण करके बना लेगा Fe2O3XH2O। यहां पर H+ भी है और क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है और ये Fe+3 जल के अणु लेकर क्या बना लेता है? जंग। ये जंग का सूत्र है।
लोहे में संक्षारण के कारण हर साल करोड़ों रुपए का लोहा खराब हो जाता है, तो हमें क्या करना है, संक्षारण से सुरक्षा के उपाय करने हैं। तो उपाय में पहला क्या है, धातु की सतह पर पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या ऑयल लगाकर। दूसरा है गैल्वेनीकरण, या बलिदानी सुरक्षा। लोहे की धातु की सतह पर जिंक परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। जब लोहे पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है तो अधिक क्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर लोहे की सुरक्षा करती है संक्षारण से। नंबर 3 है कैथोडिक सुरक्षा। इस विधि द्वारा भूमिगत पाइप, शिप और टैंकों को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। लोहे की धातु को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़कर अधिक क्रियाशील धातु का एनोड और लोहे का कैथोड बना लिया जाता है। अधिक क्रियाशील धातु जैसे जैसे मैग्नीशियम, जिंक, इनका एनोड बना लेते हैं और लोहे का क्या बन जाएगा, कैथोड। ये अधिक क्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर लोहे की संक्षारण से सुरक्षा करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विलयन जैसे क्षारीय, क्रोमेट विलयन, सोडियम फॉस्फेट विलयन आदि विलयनों का उपयोग करके भी लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन का भी फाइनल रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।